नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में एक एक चैप्टर को व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के रेफरेंस में भौगोलिक स्थिति और विस्तार यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके विषय में हम जानेंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए, ये चैप्टर आप पढ़ोगे भारत का भौगोलिक विभाजन या भारत की भौतिक स्थिति विस्तार, ये हम पढ़ेंगे। हेडिंग बना लें दोस्तों, भारत के भौतिक प्रदेश भारत का भौगोलिक विभाजन यानी अपना जो भारत है, जैसे राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया कितने भागों में, 4। उसी प्रकार से अपना जो भारत है, इस भारत का अगर हम भौगोलिक विभाजन करें तो इसे 6 पार्टों में बांटा गया है और एक एक पार्ट को डिटेल से पढ़ना होता है। एक एक पार्ट में कोई ऐसा पार्ट है जो एक क्लास में पूरा होता है, कई ऐसे पार्ट हैं जो दो दो तीन तीन क्लासों में भी पूरे होते हैं। भारत के भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन का सीधा सीधा मतलब है कि हम भारत की पूरी स्थिति को जान लेते हैं और इससे रिलेटिव सवाल भी आते हैं और आगे पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, भारत के क्या भौतिक प्रदेश। यहाँ आपको देखना है कि भौगोलिक दृष्टि से अपना जो भारत है, इस भारत को भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें, इस भारत के भौतिक प्रदेश माने गए हैं कितने, 6। यानी दोस्तों 6 भागों में भारत को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 6 भागों में बांटा गया है। अब इस तरह से ये आप हेडिंग बना लीजिए और मेरे साथ में यहाँ बनाए भारत का एक मैप। तो इस तरह से एक मैप आपको बनाना है दोस्तों भारत के रेफरेंस में। ऐसे आप भारत का मानचित्र बना लीजिए और इसे हमें बांटना है 6 भौतिक प्रदेशों में। भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। अब देखते हैं वो 6 भाग कौन कौन से, देखिएगा। तो यहां से लेके दोस्तों इस तरह से, और ये आप देख रहे होंगे ऐसे, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है हिमालयी प्रदेश, या हम इसे कह सकते हैं उत्तर से लेके पूर्व तक फैला हुआ है, इसीलिए हम इसे कहेंगे उत्तर और क्या, पूर्वी। अब ये हिमालय क्या है, पर्वत हैं, तो उत्तर पूर्वी क्या कहोगे, पर्वतीय प्रदेश। इस तरह से ये हमारे भारत का एक भौतिक प्रदेश हो गया। नेक्स्ट दूसरे प्रदेश की बात करें, देखिएगा यहाँ। तो अगला जो दोस्तों प्रदेश होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इस प्रकार याद रखना है और इसे जाना जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी
भूभाग से हम प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग के नाम से जानेंगे। तरह से यहाँ और ऐसे दोस्तों यहाँ इसे ऐसे मिला दें, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से यही पहाड़ियाँ घूम के नीचे आ गई, जिन्हें हम पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रदेश की बात करें, देखिएगा अगला जो प्रदेश है तो वो आपका ये वाला प्रदेश हो गया, यानी हिमालय के बिल्कुल नीचे वाला। इस प्रदेश को आप नाम रखेंगे क्या? ये जो प्रदेश है दोस्तों उसका नाम हो जाएगा पूर्वी, एक मिनट, उत्तर पूर्वी है ना, इसका नाम होगा क्या? उत्तर उत्तर पूर्वी मैदान। ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। प्रायद्वीपीय पठार एक भौतिक प्रदेश हो गया। अब इसके बाद में ये जो हम देख रहे हैं ये जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों, तो इस भौतिक प्रदेश को जो राजस्थान, पंजाब, गुजरात में फैला हुआ है, इसे हम कहेंगे क्या? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। और इसके बाद में आगे हम जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट यहाँ से ये समुद्र के तट वाला क्षेत्र हो गया। ये हो गया हमारा समुद्र तट वाला क्षेत्र। इस हिस्से में हो जाएगा पश्चिमी तट और उधर वाले में पूर्वी तट, लेकिन होगा ये समुद्र तट वाला क्षेत्र। और ये मैदानी भाग है दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे क्या? समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश। यहाँ से लेके गुजरात से और पश्चिमी बंगाल तक इस प्रदेश का नाम हो जाएगा समुद्र तटीय मैदानी भाग या भूभाग। तो इस प्रकार से एक ये हो गया, यानी कुल मिला के जो मुख्य भूमि भारत की है, इसमें से हमने जो भौतिक प्रदेश किए तो सबसे पहला ये हिमालयी भौतिक प्रदेश, दूसरा एक ये हो गया उत्तर पूर्वी मैदान, तीसरा थार का मरुस्थल हो गया दोस्तों, चौथा प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग हो गया, पांचवा समुद्र तटीय मैदानी भूभाग हो गया। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो यहाँ अपने आते हैं द्वीप समूह। नेक्स्ट आने वाला है क्या? द्वीप समूह। और यहाँ से लेके ये अंडमान और इस तरह से आप देखेंगे निकोबार, यानी अंडमान। और ये हो गया अपना क्या? निकोबार। और इन्हें कहते हैं क्या? द्वीप समूह। इसके बाद में इधर भी द्वीप समूह है, और ये जो द्वीप समूह है इसे आप कहेंगे लक्षद्वीप समूह। तो कुल मिला के एक भाग हो गया अपना ये, और ये दोनों द्वीपों का क्या? द्वीप समूह। छठवां भाग ये और छठवां ही ये है, क्योंकि ये द्वीपों को एक जगह आप मानेंगे। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया कितने भागों में? 6 भागों में। इन 6 भागों में भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो माना जाता है प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया गया था कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश
सबसे विशाल है? उत्तर क्या था? प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग, ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश माना जाता है। अब ये कौन कौन से 6 भौतिक प्रदेश हुए? तो आइए इन भौतिक प्रदेशों के विषय में जानते हैं। 6 जो दोस्तों भौतिक प्रदेश अपने हैं, वो कौन कौन से 6 भौतिक प्रदेश हैं, देख लीजिए। यहाँ इन 6 भौतिक प्रदेशों को हम जानेंगे, इस तरह से यहाँ नोट कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया अपना उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्या? मैदानी, ये हो गया उत्तर पूर्वी मैदानी भूभाग। इसी भौतिक प्रदेश को याद रखें, हम एक नाम से और जानते हैं, जो उत्तर पूर्वी मैदानी भूभाग है, इसे हम किस नाम से भी जानेंगे? तो इसी को कहते हैं दोस्तों हिमालयी। इसी को कहा जाता है क्या? हिमालयी प्रदेश, इस नाम से भी इसे पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा जो आपका भौतिक प्रदेश होगा, वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी। अच्छा पर्वत आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ करना है पर्वतीय, पर्वतीय करना है दोस्तों। और ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदानी भूभाग। अब ये वाला जो मैदानी भूभाग है, इसे भी हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? गंगा व गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान, नाम से भी इसे जान सकते हैं। इसके बाद में तीसरा भौतिक प्रदेश आपका होगा थार का मरुस्थल दोस्तों, ये हो जाएगा। अगला चौथा जो भौतिक प्रदेश अपना होगा, वो होगा आपका प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। एक ये भौतिक प्रदेश हो गया प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ हम देखेंगे 5वां भौतिक प्रदेश जो होगा, वो हो जाएगा समुद्र तटीय मैदानी भूभाग, ये एक भौतिक प्रदेश हो गया। 6वां जो भौतिक प्रदेश होगा, वो हो जाएगा द्वीप समूह, चाहे वो अंडमान द्वीप समूह हो, चाहे निकोबार हो, चाहे लक्षद्वीप। इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेशों की हम बात करें तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए? 6। यानी भारत को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। तो ये एक सामान्य चर्चा मैंने की है यहाँ दोस्तों, यानी भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में? तो यहाँ आपका जवाब होना चाहिए 6 भागों में बांटा गया है। अब एक एक पार्ट को हमें डिटेल से पढ़ना होता है। हिमालयी प्रदेश अलग से पढ़ना होता है, मैदानी भाग को अलग से, यानी 6 भौतिक प्रदेश हैं और 6 भौतिक प्रदेशों को अलग अलग पढ़ना होता है। तो ये भारत का जो भौतिक विभाजन हम करेंगे, इसका फिजिकली जो क्लासिफिकेशन करेंगे, उस आधार पर भारत को बांटा गया कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों एक एक पार्ट को हम पढ़ना चालू करते हैं। तो यहाँ आपने इस तरह से अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, और वो भौतिक प्रदेश होगा अपना कौन सा? हिमालयी प्रदेश, या आप कहेंगे उत्तर पूर्वी, जो भारत के उत्तर से लेके पूर्व तक फैला है पर्वतीय मैदान। तो इसे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये हेडिंग बना लीजिए, सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश जिसे हम पढ़ रहे हैं, और वो भौतिक प्रदेश दोस्तों होगा अपना कौन सा? यहाँ आप हेडिंग बना सकते हैं नंबर 1, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी
उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्या प्रदेश। और दोस्तों जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है वो कौन सा पर्वत है, तो याद रखें वही है अपना क्या, हिमालय। यही पर्वत किस नाम से जाना जाएगा, हिमालय के नाम से जाना जाएगा। तो हिमालय के रेफरेंस में हमें पढ़ना है। और हिमालय इतना लेंथी चैप्टर है कि हिमालय का जब पर्सन पूछा जाता है तो मोस्टली चांसों में पर्सन गलत होने के चांस रहते हैं। तो हमें ये हिमालय डिटेल से पढ़ना है, वर्गीकरण करके पढ़ना है, ताकि इससे रिलेटिव जो भी सवाल आए उसका जवाब हम दे सकें, क्योंकि हिमालय बहुत ज़्यादा क्या है, विस्तृत है। तो देखिए हिमालयी पर्वतीय प्रदेश जिसे हम पढ़ रहे हैं, हिमालय को कितने प्रकार से डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, पहले ये हमें जानना है। तो दोस्तों हिमालयी जो प्रदेश है याद रखें, इसे हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नंबर 1 ये एक पार्ट हो गया साथियों, उसके बाद में यहाँ नंबर 2 ये एक पार्ट हो जाएगा हिमालय से रिलेटिव, और यहाँ हम इसके विषय में नंबर 3, यानी 3 भागों में डिवाइड करके हमें हिमालय को पढ़ना है। कैसे कैसे 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे देखें। तो पहले इसका चार्ट बना लेते हैं जिस प्रकार से हिमालय को पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति हमें जाननी होगी, यानी हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस युग में। आप बता पाएंगे मुझे हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? कौन बताएगा, फटाफट से बताइए, कितने वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई है? आप लोग बताइए मुझे, हिमालय जो है ये हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, किन प्लेटों के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है? विवर्तनी की कोई प्लेट होती है क्या? प्लेट होती है विवर्तनी की? चलो देखिए ध्यान लगाएं। तो हिमालय के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं, हिमालय के रेफरेंस में याद रखें हम पढ़ रहे हैं, वो विवर्तनी की प्लेट नहीं होती, वो सिद्धांत होता है, याद रखना। क्या होता है? सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति के रेफरेंस में सिद्धांत है, प्लेट नहीं होती विवर्तनी की। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो याद रखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के पास पास आने के कारण हुई है, जो आप इसमें जानेंगे पूरा का पूरा। भूसन्नति क्या थी, आज से साइनोजोइक कल्प क्या था, और 7 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। क्यों हिमालय एक नवीन पर्वत माना जाता है, हिमालय को क्यों हम बलित पर्वत के नाम से जानते हैं, किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, और वो कौन सी प्लेटें थी, कौन सी गति थी, तो ये आप लोगों को इस बिंदु में पढ़ना है। इसके बाद में फिर बात आती है दोस्तों विस्तार को लेके, यानी हिमालय को याद रखें विस्तार की दृष्टि से हमें पढ़ना है। हिमालय का विस्तार का मतलब होता है दोस्तों कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हिमालय को विस्तार की दृष्टि से जब हम लोग पढ़ेंगे तो याद रखें हिमालय का विस्तार 2 पार्टों में हमें डिवाइड करके पढ़ना होगा। एक तो हमें पढ़ना है हिमालय का विस्तार किस स्तर पर दोस्तों, विश्व स्तर पर, यानी पूरे विश्व स्तर पर हिमालय को हमें जानना है। विश्व के कितने देशों में, कौन बताएगा मुझे, हिमालय विश्व की कितनी कंट्रियों में फैला हुआ है? तो हिमालय विश्व के कितने देशों में दोस्तों फैला हुआ है? याद रखिएगा हिमालय विश्व के 8 देशों में फैला हुआ है। दोस्तों विश्व के कितने देशों में हिमालय फैला हुआ है? तो 8 देशों में हिमालय फैला हुआ है। कजाकिस्तान में हिमालय फैला हुआ है, नंबर 1 हो गया। उसके बाद पाकिस्तान नंबर 2 हो गया, अफगानिस्तान नंबर 3 हो गया, भारत नंबर 4, चीन नंबर 5 हो गया, नेपाल 6वां हो गया, भूटान 7वां हो गया, और म्यांमार 8वां हो गया। इस प्रकार से हिमालय को हमें विश्व स्तर पर पढ़ना है, और अलग अलग देशों में हिमालय को अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे कि चीन की बात करें तो वहाँ इसे कुनलुन पर्वत कहते हैं। हम बात करें किसकी, अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में इसे याद रखना हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान किंतर कहते हैं। भारत में दोस्तों हिमालय कहते हैं,
नेपाल में हिमालय कहते हैं, भूटान में हिमालय कहते हैं, लेकिन म्यांमार की हम बात करें तो वहाँ इसे अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हिमालय को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा पार्ट, पहले हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हिमालय को कितने प्रकार से डिवाइड करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों विस्तार की अगर बात करें तो याद रखें हिमालय का जो विस्तार हम करेंगे वो विस्तार याद रखिएगा 2 प्रकार से हम लोगों को करना है। एक ये आपका हो गया, एक ये हो गया, और सबसे पहले हमें कहाँ जानना है, विश्व स्तर पर जानना है। दोस्तों विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है, 8। फिर उसके बाद हमें भारत स्तर पर जानना है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिमालय का विस्तार पहले भारत के 11 राज्यों में था। कितने राज्यों में, 11। और कुल अगर हम जाने आंशिक में 2 ऐसे राज्य थे, पंजाब और पश्चिमी बंगाल, जिनमें हिमालय आंशिक, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा, फैला हुआ था। तो कुल कितने, 13 राज्यों में हिमालय फैला हुआ था। लेकिन आज आपको 13 राज्य नहीं बताने हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों वो राज्य नहीं रहा, तो राज्य 12 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 2 हो गए। तो इस तरह से हमें भारत को जानना है, भारत स्तर पर हिमालय को जानना है। तो इस पर राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों 12 तो राज्य हो जाएंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जिनमें हिमालय फैला है तो वो उनकी संख्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से याद रखें हिमालय फैला है। अब उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, और वो पॉइंट है अपना हिमालय का वर्गीकरण। यानी आगे हम हिमालय का क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो दोस्तों हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वो हिमालय का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो 2 प्रकार से साथियों हिमालय का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यानी हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया, याद रखें वो कितने प्रकार से किया गया है, 2 प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। अब कितने, कौन कौन से वो 2 प्रकार हैं, तो नंबर 1 ये हो गया और ये आपका नंबर 2 हो गया। यानी आप लोग मुझे बता सकते हैं हिमालय का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं, बताइए फटाफट से। किन आधारों पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, हिमालय को जब डिवाइड किया गया है तो कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 2 प्रकार से। और 2 प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है तो वो याद रखिएगा आप। सबसे पहले एक हिमालय का दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण किया गया हिमालय का किस आधार पर, तो ऊंचाई के आधार पर। यानी ऊंचाई के काय पर, आधार पर हिमालय को बांटा गया है दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिएगा आप। ऊंचाई के आधार पर हिमालय के कितने भाग होते हैं, फटाफट से बता दीजिए। ऊंचाई के आधार पर हिमालय के कितने भाग होते हैं, बताइए। जो तैयारी कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो बताएं। आप बताइए विनोदी। इसीलिए कई बार मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि कंसेप्ट क्लियर करो, जिस चैप्टर को पढ़ें उस चैप्टर की तह तक चले जाओ, उसकी जड़ को पकड़ो, कहाँ से शुरू होगा और एंड कहाँ होगा। ऐसा नहीं करें कि कहीं से घुस गए और 10-15 पॉइंट रट डाले और मजा आ गया, मजा आ गया, मजा ही मजा है। क्योंकि प्रश्न आज की परीक्षा में कहीं से पूछा जा सकता है। याद रखना दोस्तों ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। आपने तो पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन नहीं किया होगा शायद। 4 भागों में इसे बांटा गया है। और 4 भाग दोस्तों जो ऊंचाई के आधार पर इसके होंगे वो कौन कौन से भाग होंगे, तो सबसे पहला पार्ट जो इसका होगा वो हो जाएगा कौन सा, ट्रांस हिमालय। दोस्तों एक हो गया अपना कौन सा, ट्रांस हिमालय, ये वाला पार्ट हो जाएगा। दूसरे भाग की अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो भाग होगा वो अपना हो जाएगा कौन सा, महान हिमालय हो जाएगा। और आप मुझे फटाफट से बता दीजिए कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय दोनों किसके द्वारा अलग होते हैं।
इनके द्वारा। तो इंडो सांगपो सचर जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों परीक्षा के लिए। ट्रांस हिमालय और कौन महान हिमालय, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, केवल और केवल आपको मैं क्लासिफिकेशन हिमालय का कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि हमें हिमालय कैसे पढ़ना है। तो देखिएगा ये है अपना कौन सा इंडो सांगपो क्या सचर जोन, ये हो गया इंडो सांगपो। आ सकता है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो सांगपो क्या सचर जोन। दोस्तों ये याद रखें, इन दोनों पार्टों को अलग करने वाला जोन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो ऊंचाई के आधार पर हिमालय के दो भाग हैं, तो इन दोनों को अलग अलग करने वाला जो पॉइंट है वो है इंडो सांगपो सचर जोन। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप, अगला पॉइंट पढ़िएगा, तीसरे नंबर पर ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय आने वाला है, महान हिमालय फिर हो जाएगा आपका कौन सा, तो लघु हिमालय आने वाला है। तो ये आप लोगों का हिमालय हो गया कौन सा, लघु हिमालय, और ये लघु हिमालय और ये हो गया महान हिमालय। अब फिर सवाल बन गया कि इन दोनों को अलग करने वाला जोन कौन सा है, यानी महान हिमालय और लघु हिमालय बता पाएंगे आप, बताएं फटाफट से, इन्हें कौन अलग करता है। तो इन दोनों को अलग करता है दोस्तों क्या, मेन, क्या हो जाएगा मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके द्वारा ये दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हो सकता है कि आपकी एग्जाम में इस क्लासिफिकेशन से ही प्रश्न आ जाए। इस चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, ये जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं किसका, हिमालय का दोस्तों। तो अगला पार्ट आप यहाँ देखेंगे, चौथे नंबर पर जो आएगा वो हमारा हिमालय आएगा कौन सा, वाही है हिमालय। इसे शिवालिक भी कहते हैं और इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, याद रखें। ऐसे भी पूछ सकता है, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तो पूरा पूरा आपको बताया जाएगा कि लघु हिमालय को किस नाम से भी जानते हैं। तो इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, और इसे बाह्य हिमालय को हम शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। तो बाह्य हिमालय याद रखें, ये वाला हिमालय हो गया। और इन दोनों की अगर हम बात करें, इनको तो अलग करने वाला जो जोन है वो आप लोगों का जोन हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ होगा मेन, और फिर क्या होगा दोस्तों, बाउंड्री, मेन क्या, बाउंड्री फॉल्ट, ये हो जाएगा। आपको अगर याद नहीं रहता है तो कैसे याद रखोगे, देखो कैसे याद रखोगे, सेंट्रल मीन्स क्या होता है, सेंटर मीन्स मध्य में, तो मध्य में सेंटर वाला आने वाला है। बाउंड्री यहाँ लिखा है, बाउंड्री हमेशा बाहर खींची जाती है, तो बाउंड्री वाला सबसे बाद में होगा और बचा कुचा ऊपर हो जाएगा। तो तीनों के तीनों सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऊंचाई के आधार पर हम हिमालय को दोस्तों पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है प्रादेशिक आधार पर, किस आधार पर, प्रादेशिक, प्रादेशिक आधार पर हिमालय को बांटा गया है कितने भागों में, तो अभी आपका जवाब क्या होगा, 4 भागों में। अब आप मुझे बता सकते हैं प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कब और किस विद्वान के द्वारा किया गया, फटाफट से बताएं। प्रादेशिक का मतलब होता है नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, यानी हिमालय जैसे मान लीजिए यहाँ से हिमालय निकल गया, एक नदी यहाँ से निकल गई, एक बीच में से निकल गई, एक उधर से निकल गई, तो नदियों के बीच वाला हिमालय हो गया। प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया, वो विभाजन बाद में किया गया है। और कब किया गया है, 1965 में ये विभाजन किया है। और किसके द्वारा किया गया, तो वो थे दोस्तों सिडनी बुलार्ड, क्या नाम था, सिडनी बुलार्ड, इनके द्वारा ये विभाजन किया गया। एग्जाम में पूछेगा कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए सिडनी बुलार्ड के द्वारा किया गया। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय है
इस हिमालय को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहले नंबर 1 इसका भाग है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों? पंजाब हिमालय, ये इसका सबसे पहला पार्ट माना जाएगा। अब नदियों के आधार पर आप पढ़ रहे हैं, नदियों के आधार पर हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो दो नदियों के बीच का भाग ही ये होगा। तो बताएंगे आप मुझे, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य का भाग कहलाता है? पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य का भाग है? हाँ बोलो ना। पंजाब हिमालय याद रखिएगा, एक तो आपकी यहाँ नदी हो जाएगी कौन सी, ये होगी सिंधु नदी दोस्तों। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु से लेकर के और नदी हो जाएगी कौन सी? सतलज। याद रखना, सिंधु से लेके सतलज, इनके बीच का जो हिमालयी पार्ट है वो कहलाता है पंजाब हिमालय, इस नाम से पंजाब हिमालय। और दोस्तों आप जानते हैं कि हिमालय की लंबाई कितनी है? फटाफट बताओ, हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है? कौन बताएगा मुझे? हिमालय की भारत में लंबाई कितनी है? हिमालय की कुल लंबाई है 5000 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? फटाफट से बता दो। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी मानी जाती है? कौन सा पर्वत सबसे लंबा है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत है, वो विश्व में सबसे लंबा है, 7200 किलोमीटर लंबा है, हिमालय से भी लंबा है। हिमालय तो केवल और केवल कितना, 5000 किलोमीटर है। अब हिमालय विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है बताइए? 8 में फैला हुआ है। लेकिन हिमालय का 50% भाग, 50% विस्तार हिमालय का हमारे किस में है? भारत में। तो जब इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है तो भारत में फिर कितनी रह जाती है? 2500 किलोमीटर रह जाती है। उसमें से 100 किलोमीटर पूर्वांचल की पहाड़ियों में है, तो सीधे सीधे हो जाती है कितनी? 2400 किलोमीटर। और 2400 किलोमीटर को डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक नदी बह रही है, इतने किलोमीटर का ये पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक नदी है, इसके बीच का एक पार्ट। तो दोस्तों ये याद रखना, 500 कितना, 60 किलोमीटर वाला ये क्या है? पार्ट है आपका, 560 किलोमीटर वाला ये पार्ट है, पंजाब हिमालय जिसे कहा जाता है। तो पंजाब हिमालय आप बताओ किन दो नदियों के बीच में है? फटाफट से बताओ। उसके बाद में आ जाता है अपना कौन सा? तो यहाँ आएगा आपका कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय दोस्तों यहाँ आने वाला है? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय बताइएगा किन दो नदियों के बीच का भाग है? तो यही हो जाएगी, एक तो यहीं से स्टार्ट होने वाला है, तो एक तो आपकी हो गई कौन सी नदी है? सतलज। सतलज एक तो अपनी ये नदी हो जाएगी, और इसके बाद में हो जाएगी काली। कौन सी नदी होगी? काली। इनके बीच में 300 और कितना, 20 किलोमीटर वाला भाग ही क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए आप, अगला जो पार्ट है दोस्तों वो हो जाएगा अपना कौन सा? तीसरा। और वो आपका होगा कौन सा? असम हिमालय। कौन सा हो जाएगा? हाँ एक मिनट, नेपाल हिमालय है ना, होगा दोस्तों कौन सा? नेपाल हिमालय ये हो जाएगा। और आप मुझे बताएं, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच का भाग है? तो दोस्तों एक तो यही हो जाएगी काली, यहाँ से तो स्टार्ट ही होगा, एक तो आपकी ये हो गई कौन सी? काली। और इसके बाद में हम पहुंचने वाले हैं किस पे? तो यहाँ नदी हो जाएगी आपकी तिस्ता, यानी काली से तिस्ता। और ये याद रखना कितना दोस्तों? 800 किलोमीटर का ये भाग है। कितना? 800 किलोमीटर वाला क्या है? भाग है। उसके बाद में अगले प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। तो अगला जो भौतिक प्रदेश है हिमालय का, अगला जो विभाजन प्रादेशिक आधार पर होगा वो आपका कहलाएगा कौन सा? असम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। और असम हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच का भाग है? तो ये आपका हो जाएगा तिस्ता जो नदी है दोस्तों, कौन सी? तिस्ता। यहाँ से लेकर के
ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस नदी को देहांग के नाम से जानते हैं, वहां तक याद रखें। कौन सी नदी हो जाएगी? देहांग। देहांग किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। यहाँ इनके बीच का भाग है और ये 700 लगभग कितना 30 किलोमीटर लंबा भाग है। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 2400 किलोमीटर आपका होने वाला है। यानी पूरे 2400 किलोमीटर हिमालय का हमने डिवाइडेशन किया है। तो इस तरह से आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पहले आप नोट कर लीजिएगा। हिमालय का जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, ये हिमालय का इस तरह से आपको वर्गीकरण करना है, फिर एक एक पार्ट को पढ़ना है। ये आप नोट करो फटाफट से इसको। चलो बताएं मुझे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल राइट है। तो बताएं आप, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पहले ऐसे सवाल आते थे, अब वो जमाना गया। अब आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा और पूछे जा रहे हैं इसी तरह के सवाल। प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ऊंचाई के आधार पर हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? तो याद रखें कौन से भाग में। तो कौन से भाग में है? यहाँ आपका जवाब होगा महान हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय नहीं करना है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रश्न को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट प्रादेशिक आधार पर हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो आप लोगों का जवाब होगा नेपाल हिमालय। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। गॉडविन आइस्टीन। 1934 में गॉडविन आइस्टीन ने इस पर फतेह हासिल किया, तब से इसका नाम गॉडविन आइस्टीन पड़ा है। गॉडविन आइस्टीन कहाँ है? अब प्रश्न पूछा जाएगा कि हिमालय किसकी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? भारत की। भारत की सबसे ऊंची चोटी, और वो कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा हूँ, भारत में नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। केटू जो है वो ऊंचाई के आधार पर हिमालय के किस भाग में है? तो ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है? कौन उत्तर देगा मुझे फटाफट से? ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणी है, जब पढ़ोगे तो आगे। ट्रांस हिमालय की कैलाश श्रेणी, ट्रांस हिमालय की आपकी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो आप लोग पढ़ेंगे काराकोरम। काराकोरम में स्थित है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रादेशिक आधार पर केटू हिमालय के कौन से भाग में है? प्रादेशिक आधार पर पंजाब हिमालय में स्थित है। ऐसे दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, समझ रहे मेरी बात? इसलिए पहले हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, आपको ये लिख लिख करके मेहनत करके और पूरा का पूरा ये इस तरह से आना चाहिए। टोटल क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, कैसे कैसे हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे, इसके रेफरेंस में देखो, हिमालय के रेफरेंस में, और ये यहाँ मैंने हिमालय के रेफरेंस में जो आप लोगों से बात की है, ये हमने पढ़ा है यहाँ क्या, भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के कितने भौतिक प्रदेश हैं दोस्तों? 6। यानी हमारे भारत को भौगोलिक दृष्टि से 6 पार्टों में बांटा गया है, जिसमें एक आपका हिमालयी प्रदेश हो गया, एक उत्तर पूर्वी मैदानी भाग हो गया, एक आपका प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग हो गया, अगला थार का मरुस्थल हो गया, एक हो गया अपना द्वीप समूह हो गया, और उसके बाद में फिर एक हो जाएगा समुद्र तटीय मैदानी भूभाग। इस तरह से देखो क्या क्या किसमें हम पढ़ने वाले हैं, कितना सारा जी के निकलने वाला है, सुनिएगा। हिमालय का तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर मैं पढ़ाऊंगा आपको हिमालय।
पूर्वी उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में ध्यान देना, यहाँ मानसरोवर झील, तिब्बत से एक नदी इधर आएगी, कौन सी, सिंधु, और सिंधु नदी जो होगी एक इधर से गंगा और ब्रह्मपुत्र आएगी। तो इसे हम दो भागों में बांटेंगे, एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी भाग। और जो पश्चिमी भाग है उसमें दोआब पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, दोआब। सिंधु नदी उसकी सहायक नदियों से दोआब बनाएगी। दोआबों के रेफरेंस में आप पढ़ेंगे दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि, आप रेचना दोआब पढ़ेंगे, चाजना दोआब आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आप बिस्त दोआब पढ़ेंगे, बारी दोआब आप पढ़ेंगे, और सिंध दोआब पढ़ोगे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट इधर चलेगा सिंधु के मैदान में। फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मैदान बनाएंगी उसमें आप पढ़ेंगे, जो रीट भर्ती परीक्षा में पूछा था, सीधे के सीधे क्रम पूछा गया कि ये जो नदियां हैं वो मैदान बनाती हैं। तो सबसे पहले बनता है कौन सा, भांवर का मैदान, उसके बाद में बनता है तराई का मैदान। क्या भांवर होता है, क्या तराई, वो आप जानेंगे। और उसके बाद में फिर इस मैदानी भाग में मैदान बनेगा कौन सा, वांगर का मैदान, फिर खादर का मैदान, और लास्ट में डेल्टा, और ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों देखिएगा, थार का मरुस्थल, इसमें आप रेगिस्तानी पार्ट मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाइए समुद्र तटीय भाग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। समुद्र तटीय भाग में हम बंदरगाहों के विषय में पढ़ते हैं, समुद्र तट पर बंदरगाहें। आप मुझे बताएंगे भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह जो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं, कितने बड़े बंदरगाह जहाँ से माल का आयात निर्यात होता है, 13, वेरी गुड। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। और छोटे छोटे बंदरगाहों की अगर हम बात करें, जो जिस राज्य में है वो राज्य सरकार के अंडर में है, तो ऐसे लगभग 200 बंदरगाह हैं, लगभग कितने, 200। तो याद रखें, बंदरगाहों के रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। फिर समुद्र के तट को आप डिवाइड करोगे, इधर वाले को, यहाँ कन्याकुमारी से पश्चिमी बंगाल तक ये पूर्वी तट है, कन्याकुमारी तमिलनाडु से गुजरात तक ये पश्चिमी तट है। इसे आप 3 भागों में बांटेंगे, इसे 3 भागों में, उत्तरी सरकार तट, और फिर आप पढ़ेंगे उसके बाद में क्या, ये हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, गोदावरी तट नहीं, ये हो गया आपका गोदावरी यानी तट हो जाएगा। इधर वाले को सौराष्ट्र का तट 4 भागों में बांटोगे, और कोकण तट होगा, और फिर आपका हो जाएगा कोकण तट होगा, और फिर आपका कन्नड़ तट होगा, और उसके बाद में मालाबार जो केरल का तट है वो आप लोग पढ़ेंगे। इन तटों पर फिर हमें बंदरगाह पढ़ने होते हैं। दोस्तों ये जो हम ये द्वीप समूह पढ़ते हैं, ये 249 द्वीपों का समूह है, ये 36 द्वीपों का समूह है, ये प्रवाल द्वारा निर्मित है, ये इसका हिमालय का ही भाग है। ये हिमालय पहले ऐसे गया 24 किलोमीटर, फिर ऐसे 100 किलोमीटर दिखाई देता है, उसके बाद में हिमालय इस बंगाल की खाड़ी में दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ उसकी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। और ये प्रश्न पेपर में पूछने योग्य रहता है कि हिमालय का निमंजित भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों, निमंजित का मतलब है समुद्र में डूबा हुआ। तो हिमालय ऐसे आकर के न्यू आ गया, और जो समुद्र में डूबा हुआ भाग है हिमालय का, उसी को हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय का निमंजित भाग है, ये जरूर प्रवाल निर्मित है, इनके विषय में हमें पढ़ना है। इन में कौन कौन सी चोटी हैं, क्या प्रमुख विशेषताएं, आप बताएंगे मुझे। भारत में ज्वालामुखी कितने उद्गार हुए अब तक, भारत में कितने, 3, ऑप्शन बोल रहा हूँ, 3, 5, 11, 6, बताओ फटाफट से। हमारे भारत में अब तक कितने ज्वालामुखी उद्गार हैं, कोई भारत के ज्वालामुखी का नाम बताओ। है 3 है, लगा रहे हो तुक्का। अब आप लोग बताइए, नीलबटा सन्नाटा हो तैयारी में, आप लोगों को कुछ सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए। है लाइब्रेरी, नाश्ता के पैकेट अलग चल रहे हैं, नाश्ता अलग चल रहे हैं, भूखे अलग बैठे हैं, भूखे भी तो बैठे हो ना, समझ रहे हैं। और फिर नीलबटा सन्नाटा। मान लीजिए मैं पेपर सेटर हूं और मैं आपको डाल रहा हूं ये क्वेश्चन, आप कैसे करेंगे।
भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं और वो अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। अंडमान में 2 ही ज्वालामुखी हैं और एक का नाम है बैरन और एक का नाम है नारकोंडम। तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं और इनमें से बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा? बैरन, जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। छोटी छोटी बातें हैं, हल्की हल्की बातें हैं, है ना, वन लाइनर बातें हैं जो हमें याद रखनी है। प्रश्न पत्र में ये पूछी जाती हैं। अपडेट भी आपको रहना है। अभी बहुत सारे द्वीपों के नाम बदल दिए हैं, द्वीपों के नाम बदल दिए हैं बहुत सारे, वो आप लोगों को याद रखने हैं। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है बताओ? गुजरात में है। दाहेज बंदरगाह गुजरात में, नाम बदल दिया है, कांडला नाम बदल दिया है। अब क्या करेंगे आप पप्पू? एक एक चीज को दोस्तों चाहे दिन 8 हो जाए, याद रखिए, जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं किसी भी चैप्टर को उठा के रख लिया, उस चैप्टर की तमाम बातों की पूर्ति करें, जितने बिंदु उसमें कलेक्ट कर सकें वो उतने करें जब भी आप अध्ययन कर रहे हैं। चाहे आपको 2 4 10 किताबें रखनी पड़े, 2 4 10 यूट्यूब से आपको वीडियो देखने पड़े, ऐसा नहीं है कि आप एक ही से जुड़ जाएं। एक यूट्यूब पर वीडियो डालने वाले कमजोर से कमजोर, जिसे आप कमजोर की श्रेणी में रखते हैं, मैं नहीं रखता किसी अध्यापक को, क्योंकि कभी कोई कमजोर नहीं है, पर विद्यार्थी जिसे निम्न कैटेगरी का या फिर उसके चैनल को छोटा मोटा समझता है, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। कलेक्शन करो अपना, एक तरफ से पूरा सेटलमेंट बनाओ, तब जाके आगे बढ़ो, और उसी को कलेक्शन करके ये मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को दोस्तों अच्छे से कवर करनी है। ये हमने ये विभाजन इसका किया है, बहुत ज़बरदस्त हिमालय। इसके बाद में हिमालय के दर्रे भी हैं, वो दर्रे हमें पढ़ने होते हैं। हिमालय जिन जिन राज्यों में फैला हुआ है उन राज्यों में कुछ दर्रे फैले हुए हैं। तो आप लोगों से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप बता दीजिए। तो आप लोगों से अभी पूछूंगा, बस कल से मेरा पढ़ाने का काम है, दमादम पढ़ाने का काम है। केवल स्तर को मैंने समझ लिया कि कितना आप लोगों ने याद कर रखा है, बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा दोस्तों। आप बताएं हिमालय के जो दर्रे हैं, हिमालयी दर्रों में मुझे आप बताएंगे नीतीला दर्रा किस राज्य में है? फटाफट से बताएं, नीतीला दर्रा किस राज्य में है? नीतीला दर्रा जो हिमालय में है किस राज्य में है? नहीं, उत्तराखंड में आने वाला है नीतीला दर्रा, है ना? किस में आएगा? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। और सिंपल प्रश्न है, मैंने केवल पूछा है आपसे कि दर्रा कहाँ है। आप मुझे बताएंगे नाथुला दर्रा फटाक से बताइएगा। तो ऐसे करके आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में, वेरी गुड। जेले पला और नाथुला कहाँ के दर्रे हैं? सिक्किम के दर्रे हैं। तो आगे कल आपका इस तरह से ये हम लोग पढ़ रहे थे, और आगे अपना चलेगा कौन सा? यानी हिमालय की सबसे पहले हम उत्पत्ति पढ़ेंगे, फिर इसका विस्तार पढ़ेंगे, विश्व का लेवल पर मानचित्र बना के पढ़ेंगे, फिर अपने इंडिया लेवल पर पढ़ेंगे हिमालय को, और फिर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पार्ट को हमें हिमालय को पढ़ना है, और उसके बाद में फिर अन्य भौतिक प्रदेशों को पढ़ना है। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए दर्पण क्लासेज इस चैनल के साथ दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।